नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राजस्थान कांग्रेस में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल गहलोत कैबिनेट के एक मंत्री ने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। खेल मंत्री अशोक चांदना की नाराजगी एक ट्वीट के जरिए सामने आई, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को अपने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि उनके सभी विभागों की जिम्मेदारी IAS अधिकारी कुलदीप रांका को दे दी जाए। आपको बता दें कि कुलदीप रांका राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव हैं। चांदना के इस ट्वीट पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने चुटकी ली है। उन्होंने लिखा कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं। और खेल मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट में लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त कर मेरे सभी विभागों का चार्ज श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि उनके इस बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाल ही में चांदना को एक बड़ा कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी दी गई है, हो सकता है कि वो इससे परेशान हो। नहीं, मुझे लगता है कि अभी अशोक चांदना ने जो पिछली बार जो किया था स्टेट लेवल का प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, शानदार प्रोग्राम था वो, स्टेट स्पोर्ट्स का। उसी प्रकार का अभी प्रोग्राम बहुत बड़ा होने जा रहा है। वो इतिहास बनाएगा। करीब 30 लाख से ज़्यादा लोग गांव-गांव में खेलेंगे। तो इतना बड़ा भार उनके ऊपर आया हुआ है। हो सकता है कोई टेंशन में आ गया हो, कोई कमेंट कर दे, ज़्यादा उसको गंभीरता नहीं लेना चाहिए। इतना बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई है, तो देख लेंगे उनके। और अशोक चांदना के इस ट्वीट पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने चुटकी ली है। उन्होंने इसको रीट्वीट किया और ऊपर से लिख दिया कि जहाज डूब रहा है, 2023 के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि 2023 में यानी अगले वर्ष के अंत में दिसंबर में राजस्थान के विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। लेकिन चांदना की यह नाराजगी एक ऐसे समय में आई है जब राज्यसभा चुनाव सिर पर हैं और गुर्जर समुदाय कांग्रेस से नुमाइंदगी की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान में राज्यसभा के लिए 4 सीटों पर चुनाव होना है 10 जून को, और 30 तारीख तक इसके लिए पर्चा भरा जा सकता है। इनमें से कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिलनी तय मानी जा रही है। बीजेपी चौथी सीट पर भी दांव आजमाने की रणनीति पर काम कर रही है। कह रही है कि हम 2 उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन सहयोगी दल की ना के बाद उससे थोड़ी मुश्किल जरूर आई है। हालांकि कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन इस तरह की नाराजगी उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के विधायक और आदिवासी नेता गणेश घोगरा भी राज्य की नौकरशाही पर आरोप लगाकर इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं। एक बार राज्यसभा के चुनावी गणित पर नजर डाल लेते हैं। वहां पर 200 सीटें हैं विधानसभा में, आप जानते हैं, और 1 सीट जीतने के लिए राज्यसभा में 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। तो यानी जो चौथी सीट है उसके लिए 41 वोट चाहिए। चौथी सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 15 वोट चाहिए अतिरिक्त, जो उसकी भी संख्या उससे अलग, और वहीं बीजेपी को 13 विधायक अतिरिक्त चाहिए। इसमें छोटी पार्टियां और निर्दलीय, उनकी भूमिका खासी अहम हो जाती है। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई है इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हर्षा, ये दिक्कत पैदा कर रहा होगा अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो विधायक है, जो मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफे की बात कही है, कहा है कि उनको इस जलालत से मुक्त कराया जाए, वो गहलोत खेमे के एक ताकतवर नेता माने जाते हैं। जब सचिन पायलट की ओर से बगावत की बात कही गई थी तो वो पायलट के साथ नहीं गए, वो गहलोत के साथ ही रहे। लेकिन नौकरशाही के हस्तक्षेप को लेकर के शिकायत कर रहे हैं। इससे पहले गणेश घोगरा जो है उन्होंने भी शिकायत की थी। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत गहलोत के लिए हो सकती है? हम जानते हैं कि राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने नेताओं, विधायकों की घेराबंदी कर रही है। इसके लिए 1 जून को वहां पर एक वर्कशॉप भी जयपुर में बुला ली गई है। ये देखिए, ये जो इशू है बिल्कुल एक तरह से दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि हर जो वोट है उनके लिए अभी बहुत बहुत अहम रहेगा, खासकर तीसरी जो राज्यसभा सीट है उस पे, क्योंकि इनको 41 वोट्स करीब चाहिए हर सीट के लिए। और अभी इनके पास उसमें निर्दलियों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए, और CPI-M के जो MLA है उनका है, फिर PTP का है। तो इन पर एक तरह से 100% रिलाय नहीं किया जा सकता है।
तो एक तो ये मुश्किल है। दूसरी मुश्किल ये है कि मतलब गहलोत खेमे से ही फिर इस तरह से लोगों की बगावत करना, और आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम का नाम लेके ट्विटर पे डाल रहे हैं, तो वो मतलब डायरेक्टली एक तरह से चीफ मिनिस्टर को ही अटैक करने की बात हुई है। जब हमको ये मालूम है कि काफी उनके लिए चैनल्स खुल रहे हैं, अभी काफी लोग उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, तो लगता है ये पॉलिटिकली सुलह हो जाएगी। लेकिन जो डैमेज हो गया है और जो चर्चा इस पर हो गई है, राजनीतिक चर्चा, वो शायद उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो रहेगा ही। जी हर्षा, हमारे साथ आलोक वत्स भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। आलोक जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। वैसे तो बीजेपी मजे ले रही है, सतीश पूनिया जी ने ट्वीट किया, कहा कि 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन ये बीजेपी की रणनीति क्या है? जब आपके पास अतिरिक्त वोट हैं तो आप एक एक्स्ट्रा सीट को जीतने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप छोटी पार्टियों को, निर्दलियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, एक तरह से आप जो उनके ऊपर डोरे डालते हैं। देखिए, ये सब अनर्गल बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं, और पूरा दुनिया जानता है। अगर सच्चाई जानना चाहते हैं आज की परंपरा नहीं है। जितने भी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, वो बार बार राज्यसभा के एमपी बन जाते थे। कैसे? क्या कारण था उनके एमपी बनने का? और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एमपी बन गए, सिर्फ पैसे के जोर पे। तो ये सच्चाई है, इसको स्वीकारिए। और रही बात राजस्थान की, और राजस्थान के सही माने में रुझान आने चालू हो गए हैं। भारत मुक्त कांग्रेस हो चुका है। ये लास्ट के जो साइटेडल के अवशेष बचे हुए हैं, इनका जाना बाकी है। पूरा भारत कांग्रेस मुक्त हो चुका है। लेकिन आलोक जी, जो आपके अपने ही सहयोगी हैं, जैसे कि हनुमान बेनीवाल जी, पिछले विधानसभा चुनाव में आपके साथ थे, लेकिन इस बार अब वो साथ नहीं है। अगर उनके 3 विधायक आपके साथ नहीं आते तो फिर आप ये 4थी सीट कहां से जीत पाएंगे? नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे, कवायद तो करेंगे जीतने की। नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे, तो लेकिन कवायद चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का आप बेसिकली आप कांग्रेस का खर्चा करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनके विधायकों को वो रिजॉर्ट में लेकर के जाएं और वो तमाम तरह की घेराबंदी करे जो पहले भी होती आई है। आपको पहले भी मैंने कहा ना, कांग्रेस इज ए लॉस्ट केस। उनका रोज एक विकेट डाउन हो रहा है। ये खात्मे पे है, ये बीमार पलंग पे पड़े हुए हैं। इनकी बात करना बेमानी है। ये विपक्ष में है कहां? दम भरते हैं विपक्ष का, लेकिन है नहीं विपक्ष में, ये कहीं नहीं है। इट्स अ टोटली लॉस्ट केस। कहानी खत्म है इनकी। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत खेमे के वो माने जाते हैं, लेकिन वो अपने ही मुख्यमंत्री के एक वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी जो एक आदिवासी विधायक है गणेश घाघरा जी, उन्होंने भी आरोप लगाया था, उन्होंने इस्तीफे की बात कही थी। तो ये सब क्या इशारा दे रहा है? क्या अशोक गहलोत आपके हिसाब से अपनी पार्टी को, अपनी सरकार में अपने मंत्रियों को, विधायकों को साथ नहीं रख पा रहे हैं? अखिलेश जी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी का नाम लेके ब्लेम किया है। ये डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर पर उंगली उठाई है। आपको लगता है कि उनका कुनबा इंटैक्ट है? सचिन पायलट कोई दूसरा राग अलापते हैं, अब तो ये तीसरे लोग भी राग अलापने चालू कर गए। एक कहावत है इंग्लिश में, ऑल इज नॉट वेल। ये अप्लाई करता है कांग्रेस के सिर नीचे तक। आपको भनक लगी कि 16 मई को कपिल सिब्बल ने इस्तीफा दे दिया था? 10-12 दिन तक आपको कोई खबर लगी? नहीं लगी। ऑल इज नॉट वेल, ये खात्मे पे है। भारत मुक्त कांग्रेस और भाजपा युक्त भारत, यही होने जा रहा है, यही होगा अभी आने वाले 25-50 वर्षों तक। ठीक है, मैं हर्षा कुमारी सिंह के पास जाना हर्षा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आलोक जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, उदयपुर में अभी कांग्रेस ने इतना बड़ा चिंतन शिविर किया, उन्होंने कई फैसले किए कि कांग्रेस को किस तरह से 2024 के लिए तैयार करना है। उसमें उन्होंने कई नियम भी बनाए हैं, जिसमें कहा है कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति ने 5 साल तक काम किया है तो उसको हम टिकट देने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अब कांग्रेस में परिवारवाद नहीं चलेगा, ये भी बात उन्होंने कही। साथ ही जो युवा शक्ति है उसको भी साथ लाने की बात कही है। कहा है कि 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को 50% पद संगठन में मिलने चाहिए। सारी बातें कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से कर रही है। ये सब हास्यास्पद बातें हैं,
परिवार, चैरिटी मस्ट बिगिन फ्रॉम द टॉप। शीर्ष पे ही तो परिवारवाद है, पहले वहां से तो मुक्ति पाए। जी, हर्षा के पास चलना चाहेंगे। हर्षा, अशोक चांदना का क्या महत्व है पार्टी में, सरकार में, इसके बारे में दर्शकों को बताइए, क्योंकि जब सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर अलग चले गए थे, रिजॉर्ट में चले गए थे, तब चांदना इसमें शामिल नहीं थे। वो अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं। तो फिर ऐसी क्या वजह है जिसके चलते वो इतने नाराज हो रहे हैं? क्या उन्हें ठीक से काम नहीं दिया जा रहा है, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, क्या इसलिए वो नाराज हैं, या फिर कुछ जातिगत समीकरण सटीक नहीं बैठ रहे, क्योंकि वो भी एक ताकतवर गुर्जर नेता माने जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इनफैक्ट उनको एक तरह से प्रमोट इसलिए भी किया गया था शुरू में कि वो एक दूसरा पावर सेंटर क्रिएट करें एज फार एज गुर्जर लीडरशिप इज कंसर्न, क्योंकि वो भी गुर्जर नेता है, वो भी युवा है और वो हिंडोली एरिया से बिलोंग करते हैं। तो एक तरह से जो अशोक गहलोत ने कोशिश करी थी कि पावर इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए अशोक चांदना को एक तरह से प्रमोट किया जाए एज अपोज टू सचिन पायलट। तो ये वो पुरानी बात है कि जहां पर ये जिस तरह से समीकरण बन रहे थे, लेकिन खैर सचिन पायलट ने अपने आप को गुर्जर नेता के रूप में वो नहीं प्रोजेक्ट करना चाहते कि उनको मालूम है कि अगर वो इस तरह की राजनीति करेंगे तो वो उनके अगेंस्ट जाएगा। तो वो एक अपने आप को एक पैन कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन्स, इस तरह से वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जहां तक अशोक चांदना की बात है, वो अपने उस एरिया में जरूर से अपने इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन कई बार भावुक भी वो हो जाते हैं। कई कंट्रोवर्सीज हुई हैं, कभी उन्होंने कोई कलेक्टर वगैरह को मतलब तीखे तेवर से बोलना, तो उनके ऑडियो वगैरह वायरल हुए हैं। अब जहां तक समझ आ रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, बात ये है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो है, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल के जो बॉडीज हैं, जो दूसरे बॉडीज जो है, उसमें जैसे कृष्णा पूनिया है या मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत है, वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरपर्सन है, कृष्णा पूनिया है, वो स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरमैन है, और यहाँ पर आप देखिए कि अशोक चांदना है। तो अंदर की बात ये भी है कि हो सकता है वहां पर कुछ खींचतान है, क्योंकि जैसे मंत्री कह रहे हैं कि ये लोग प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि मिनी ओलंपिक्स राजस्थान में वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और इसको लेकर कुछ टकराव की स्थिति हुई है। हर्षा, हमारे साथ विनोद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप हर्षा को सुन रहे होंगे कि किस तरह से राजस्थान में छोटी छोटी बातों को ही लेकर सही, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं कांग्रेस में गहलोत सरकार के सामने। जो गहलोत के करीबी मंत्री माने जाते हैं वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि मुझे इस जलालत से आप मुक्त कीजिए, मंत्री पद से हटा दीजिए। अभी हाल ही में उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद इस तरह की शिकायतें आना, इसको आप किस तरह देखते हैं, वो भी तब जबकि राज्यसभा के चुनाव सिर पर है? देखो अखिलेश, बात यह है कि ये कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ ये पुरानी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप याद करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भी यही आरोप लगते थे कि उन्होंने जो गवर्नेंस है वो काफी हद तक आउटसोर्स कर दी थी ब्यूरोक्रेसी को। और ये दूसरा हमारे सामने नमूना आ रहा है, एक और केस आ रहा है जहां पर एक मंत्री खड़ा होकर कह रहा है कि आप अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दे दीजिए पूरा मंत्रालय, क्योंकि मैं तो यहां पर नगण्य हो गया हूं। जहां ब्यूरोक्रेसी की इंटरफेरेंस बढ़ती है वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नाराज होते हैं, भले ही वो मिनिस्टर हों या वो एमएलए हों। अमरिंदर सिंह जी के केस में एमएलए पूरे नाराज हो गए उनसे, क्योंकि वो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो कि प्रांत चला रहे थे। और ऐसा ही कुछ आरोप नीतीश कुमार पे भी लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी पे बहुत डिपेंड करते हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी की अहमियत है, क्योंकि वो तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, और जब सरकारें डावाडोल भी होती हैं तो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो जो रूटीन वर्क है उसको करते हैं। लेकिन किसी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह से डिसपावर कर देना जी किसी सिविल सर्वेंट के जरिए उचित नहीं। और मैं समझता हूं कि इसकी अहमियत समझते होंगे गहलोत साहब, और इनको बुलाकर समझाएंगे चांदना साहब। बाकी जो कास्ट कैलकुलेशन की बात कर रही थी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट, वो तो खैर यथार्थ है ही, लेकिन ये सब होना राज्यसभा इलेक्शन से पहले अच्छा संकेत नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। जहां पर एक सीट जो है उसमें काफी कश्मकश होने वाली है,
क्योंकि 4 सीटें हैं, एक वहां बीजेपी जीतेगी, 2 कांग्रेस जीत सकती है, चौथी में लड़ाई होगी जी। और वहां देखना है कि क्या गहलोत कुछ कर पाएंगे, और अगर ऐसा भीतर में ऐसा डिसिडेंस रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी। जी, जाते जाते आपसे टिप्पणी ले लें कि जो बात विनोद जी कह रहे हैं कि सरकार चलाने में जो नौकरशाह कई बार हावी हो जाते हैं चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर, और यही जो है खटपट का कारण बनता है, जो राजस्थान में इस समय देखने में आ रहा है, बिहार में भी, पंजाब में भी इस तरह की शिकायतें मिलती रही हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ये एक सही ट्रेंड है या इसमें जो मुख्यमंत्री है उसको सुधार करने की जरूरत होनी चाहिए? बिल्कुल मुख्यमंत्री को सुधार करनी चाहिए। मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। कमोबेश यही हाल बिहार में भी है। ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है वहां पे कि एमएलए मंत्रियों की कुछ नहीं चलती है जी। ये बिल्कुल नौकरशाह को इतना लोकतंत्र में हावी होने देना अपमानजनक है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए जी। ये बिल्कुल इसमें चेंज आनी चाहिए। और बिल्कुल, तो यही कारण है जिसके चलते ये समस्या अशोक गहलोत के सामने खड़ी हुई है। शुक्रिया आलोक जी आपका, विनोद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। 5 की बात में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बड़ी राहत। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बड़ी राहत मिली है। एनसीबी ने आर्यन खान समेत 20 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था, लेकिन अब आर्यन खान समेत 6 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। बाकी 14 लोगों के खिलाफ आज चार्जशीट दायर हुई। एनसीबी के मुताबिक व्हाट्सएप चैट के आधार पर आर्यन खान को चार्जशीट नहीं कर सकते। एनसीबी के डीडीजी संजय कुमार सिंह ने एनडीटीवी से कहा कि आर्यन खान के मामले में व्हाट्सएप चैट के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं है। आर्यन खान के पास न ड्रग्स थे और न ही उन्होंने ड्रग्स लिए थे। एनसीबी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है। एनसीबी की ओर से शुरुआती जांच में कुछ अनियमितता की बात सामने आई। हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वे एनसीबी के ही लोग क्यों ना हो। संजय कुमार सिंह हैं जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस हैं एनसीबी के। सर, ये केस काफी हाईलाइट रहा है। इसमें आपने कितने आरोपी बनाए हैं इस चार्जशीट में और कितने लोगों को जो एफआईआर में थे उनको क्लीन चिट दी है? देखिए, एफआईआर में 8 या 9 लोगों का नाम था, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान 20 लोगों को अरेस्ट किया गया था। हम आउट ऑफ दोज 20 वी कुड फाइंड, हमने 14 लोगों के खिलाफ हमें प्रमाण मिला है। तो उन 14 लोगों के खिलाफ हमने चार्जशीट की है। बाकी 6 लोगों के खिलाफ हमें ठोस प्रमाण नहीं मिला, और तो हमने ये निर्णय लिया कि इन 6 लोगों के खिलाफ हम चार्जशीट नहीं करेंगे, और हमने चार्जशीट उनके खिलाफ नहीं की। इसमें एक नाम था शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जिस वजह से ये केस काफी हाईलाइट भी रहा। क्या आर्यन खान के उस समय व्हाट्सएप चैट्स थे जो मीडिया में भी लीक हुए, क्या उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिला? क्या तफ्तीश की आपने कि कैसे उनको पाया कि उनकी भूमिका नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है ड्रग केस में? मैं पहले एक बड़ा इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल लिया गया था उसमें जो सीजर है, सीजर में लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। बट व्हाटएवर, जो भी व्हाट्सएप चैट्स उनके वहाँ पे आए वो आर्यन खान को इस केस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कई रूलिंग्स में ये कहा है कि व्हाट्सएप चैट कैन नॉट बी प्राइमरी पीस ऑफ एविडेंस। एट बेस्ट वो कोरॉबरेटिव एविडेंस हो सकता है। तो व्हाट्सएप चैट कैनॉट बी बेसिस ऑफ, कैनॉट बी ट्रीटेड एज एविडेंस इन देमसेल्व्स। कहीं ये नहीं पाया अपनी जांच में कि आर्यन खान के पास ड्रग था या फिर वो ड्रग्स ले रहे थे? जी, मैंने ये बताया कि जो कंजम्पशन का चार्ज पहले लगाया जा रहा था, लेकिन कंजम्पशन को प्रूव करने के लिए आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है। ये एक्ट जो है वो, उसके प्रोविजन जो है, पनिशमेंट बहुत ही स्ट्रिंजेंट है।
कठोर हैं और आप कंजम्पशन का अगर चार्ज लगा रहे हैं और मेडिकल टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो आपका पहले ही आपके पास आप उस चार्ज को प्रूव नहीं कर पाएंगे। हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन उनका नहीं किया गया। अरेस्ट जब किया जा रहा था तो उनको मेडिकल टेस्ट कराना चाहिए था अगर वो कंजम्पशन का चार्ज लगाने वाले थे, इसमें नहीं किया। तो प्राइमरी एविडेंस जो है वो ही मिसिंग है, तो हम कंजम्पशन का चार्ज नहीं लगा। संजय कुमार सिंह जिन्होंने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया है, एसआईटी के हेड थे, उनका कहना है कि आर्यन खान के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पर आर्यन खान को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। तो हम बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि आर्यन खान को क्लीन चिट दी है। साफ तौर पर जांच में पाया गया है कि आर्यन खान ने ड्रग्स नहीं लिए थे। कुछ चैट्स थी जिनके बिना पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आर्यन खान ड्रग्स ले रहे थे, उन्होंने अपने पास ड्रग रखी। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो एसआईटी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि आर्यन खान के पास से ना तो ड्रग्स मिले थे, ना ही उन्होंने ड्रग्स लिए थे, और सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर किसी को भी आप दोषी नहीं ठहरा सकते। यही कारण है कि चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। जहां तक शुरुआती जांच का सवाल है, इस पर एनसीबी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि शुरुआती जांच में खामियां थी। यही कारण है कि इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनानी पड़ी, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो शुरुआती जांच हुई थी उसमें जो लापरवाही हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 5 की बात में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा चौटाला की 4 संपत्तियां जब्त की जाएंगी। ये हैं हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम और असोला की, जहां पर इनको अटैच कर लिया जाएगा। अदालत ने कोर्ट रूम से ही ओम प्रकाश चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया। अदालत ने मामले में अपील याचिका दायर करने के लिए 10 दिन की मोहलत देने की ओम प्रकाश चौटाला के वकील की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि आप दिल्ली हाईकोर्ट जाइए। हमें पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट अभी तो सैटरडे संडे है कल परसों जी, इन 2 दिनों में हम अपने वकीलों से राय करेंगे। हो सकता है मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन हाईकोर्ट